नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लास 12th तक हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था वो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब बीएससी में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल पोलर के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हमारे लिए नए हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोगों ने क्लास 12th तक अच्छे से पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिव्यू करेंगे और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं एक अलग वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। सिलेंड्रिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इस सिस्टम में अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम कैसे दिखाते हैं? उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं और उसका जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं। मतलब अगर स्पेस में सपोज करो यहाँ पर इस स्पेस में मेरे पास कोई पॉइंट पी है और मुझे उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कैसे बताऊंगा? ये मेरा ऑरिजिन है और ये मेरा पॉइंट है, तो मैं एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला और जेड में कितना चला। मतलब एक्स में कितना चला यानी बोर्ड के बाहर, एक्स में कितना चला, ये बोर्ड के बाहर है, इतना एक्स में चला। फिर वाई में कितना चला और फिर जेड में कितना चला, ये बोर्ड के बाहर है, ठीक। तो इस तरह से मैं उस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि इसमें लाइन एलिमेंट क्या लेंगे हम, या उससे पहले अगर हम इसमें पोजीशन वेक्टर देखें, तो जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर, और वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक। अब मैं कहूं इसमें अगर हमें लाइन एलिमेंट लेना है, तो लाइन एलिमेंट अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूं तो वो क्या होगा? डी एक्स, वाई एक्सिस पे डी वाई और जेड एक्सिस पे डी जेड। अगर मैं कहूं मुझे सरफेस लेना है, तो सरफेस एलिमेंट अगर मेरा एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो क्या चेंज हो रहा है? वाई और जेड। तो अगर मेरा एक्स कांस्टेंट है तो सरफेस क्या आएगा? डी वाई इंटू डी जेड, ठीक। अगर मेरा वाई कांस्टेंट है तो मेरा सरफेस क्या होगा? डी एक्स डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप, ठीक। अगर मेरा जेड कांस्टेंट है तो मेरा सरफेस क्या होगा? डी एक्स डी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, ठीक। इस अगर हम इस बोर्ड को देखें तो बोर्ड क्या है? बोर्ड एक सरफेस है जिसमें अगर ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस वाई है, तो इसमें मुझे अगर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेना है तो वो सरफेस एलिमेंट क्या लूंगा? डी एक्स इंटू डी वाई, भाई डी एक्स डी वाई। जेड इसका कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट कैसा है? क्योंकि बाहर तो है ही नहीं ना, ये केवल एक्स में चल रहा है और वाई में चल रहा है, जेड फिक्स है। अगर ये बोर्ड बाहर को निकल रहा होता तो इसका एक्स भी चेंज होता, वाई भी चेंज होता और साथ में जेड भी चेंज होता, तो हम लेते वॉल्यूम एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट क्या लिया हमने? डी एक्स डी वाई, जिसकी डायरेक्शन बाहर को हो गई जेड कैप, ठीक। वही मैंने यहाँ बताया कि अगर z कांस्टेंट है तो वो डायरेक्शन बन जाएगी, बाकी जिसमें चेंज हो रहा है उसका हम
डेरिवेटिव यानी कि छोटा स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे। तो हमने पोजीशन वेक्टर देखा, लाइन एलिमेंट देखा, सरफेस एलिमेंट देखा। अब इसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट और देखते हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेंगे? अगर ये मेरा x है, ये y है और ये z है, और यहाँ पे मेरा छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, 3D स्पेस में, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका? dy dx dz। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? dx dy dz। ठीक, सही। तो ये सब हमें काम करता है या काम में आता है जब हम लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ये सब चीज़ें, हमारी लाइन एलिमेंट कैसे लेना है, सरफेस एलिमेंट कैसे लेना है, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेना है, ये सब चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पढ़ते क्यों हैं? बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्फेरिकल पोलर सिस्टम में बहुत ईजी हो जाती हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उन्हें सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना जरूरी होता है। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि उसमें पॉइंट कैसे लेंगे, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेंगे। इसके अलावा अगर हम उसमें बात करें कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर क्या होता है? तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट, ठीक, ग्रेडियंट तो होगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। सही। अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस, तो आपको पता है डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं, ठीक, और कर्ल भी आपको पता है। अगर आपको नहीं पता कि डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे लेते हैं या ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और उन वीडियोस में मैंने न केवल कॉन्सेप्ट बताया है बल्कि उसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाई हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ओवरव्यू खत्म हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है कार्टेशियन में, क्योंकि कार्टेशियन हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, एक्स वाई जेड की हमें नॉलेज अच्छे से है। क्लास 12 में वेक्टर 3D में हमने पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से कवर किया हुआ था। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो इसे ध्यान से समझना। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बच्चों को समझने में काफ़ी परेशानी आती है। ठीक है, कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट कैसे लेंगे, फिर उस पॉइंट के प्रोजेक्शन कैसे लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से समझना। ये हमारी कार्टेशियन एक्सिस है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई स्फीयर नहीं बना रहा, ये मैंने पॉइंट लिया P। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जब मैं यहाँ पॉइंट P दिखाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट P को इस बोर्ड पे समझ लेते हैं, बस यही मिस्टेक है। ये पॉइंट P इस बोर्ड पे नहीं है, ये पॉइंट P इस स्पेस में है कहीं। अगर ये जो इसकी नोक है, ठीक है, इसे अगर मैं पॉइंट P कह लूँ तो पॉइंट P यहाँ है। ठीक, तो जो पॉइंट P है ये यहाँ पर है, इसके लिए मैं क्या बना लूंगा, एक स्फीयर बना लूंगा। इस पॉइंट P के लिए मैं क्या बना लूंगा, एक स्फीयर बना लूंगा, और इस पॉइंट P को उस स्फीयर के सरफेस पर मानूंगा। मैंने क्या बताया, ये पॉइंट P इस बोर्ड के सरफेस पे नहीं है, ये पॉइंट P इस बोर्ड के सरफेस पे नहीं है, ये पॉइंट P स्पेस में कहीं है। और उस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर कर लूंगा और उस पॉइंट P को उस स्फीयर के सरफेस पर मानूंगा। ठीक, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने कोई एक स्फीयर मान लिया, ठीक है, इस स्फीयर पे मेरा कोई पॉइंट P है। अब फिर से वाली बात ध्यान रखना कि जो मेरा पॉइंट P है ये बोर्ड पे नहीं है, 3D में किसी 3D स्पेस में कोई पॉइंट है P, इस बोर्ड पर नहीं है।
तो मैं इससे इसे ज्वाइन करा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को कहते हैं रेडियस वेक्टर आर, ठीक, इस वेक्टर को कहते हैं रेडियस वेक्टर आर। इसने जो ये एंगल बनाया z एक्सिस के साथ, ये हमारा थीटा एंगल, और अब मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया, तो देखो यहाँ तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, r cos थीटा, z एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन क्या आएगा, r cos थीटा, और x y प्लेन पे प्रोजेक्शन क्या आएगा, r sin थीटा। फिर से देखो, r वेक्टर है स्पेस में, तो z पे r cos थीटा, और एक्स वाई प्लेन में r sin थीटा, z पे r cos थीटा, एक्स वाई प्लेन में r sin थीटा। अब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि r sin थीटा यहाँ ना लेके इस एक्स वाई प्लेन में कैसे लिया जाता है ना। तो हो गया r sin थीटा, ठीक, और ये हो गया r cos थीटा, ठीक। अब ये जो वेक्टर है, ये जो r sin थीटा, जो r वेक्टर का प्रोजेक्शन था, ये x एक्सिस के साथ फाई एंगल पर बनाता है, ठीक है। ये x एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है। तो r sin थीटा का x एक्सिस पे अगर मैं कंपोनेंट लूँ या प्रोजेक्शन लूँ, तो वो हो जाएगा r sin थीटा cos फाई, और y एक्सिस पे लूँ तो r sin थीटा sin, ठीक। तो मैं कहूँ x को क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा cos फाई, y को क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा sin फाई, और z को क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा, ठीक। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इसके नोट्स हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसके नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ड्राइव की लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे सारे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे BHU, जेस्ट, गेट, ठीक है, जैम, इस सब के पेपर्स, डिफरेंट बुक्स और मेरे ये जो नोट्स हैं, ये सब आपको जैम के चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो फिलहाल x हो गया r sin थीटा cos फाई, y हो गया r sin थीटा sin फाई, z हो गया r cos थीटा। अभी हमने जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको रेडियस वेक्टर के बारे में पढ़ाया था कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ रख दो, z की वैल्यू यहाँ रख दो, तो देखो रेडियस वेक्टर क्या मिल जाएगा, वेक्टर r बराबर r sin थीटा cos फाई इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस y हो गया r sin थीटा sin फाई इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप प्लस z हो गया r cos थीटा, ठीक। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा r वेक्टर हो गया, r sin थीटा cos फाई i कैप प्लस r sin थीटा sin फाई j कैप प्लस r cos थीटा k कैप। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर अच्छे से समझ लिया है, तो उसके बाद इन सिस्टम्स को समझना इजी है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते थे, जिसे हम क्या कहते थे, i j k। ये तो समझ में आता है ना भैया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते थे, वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते थे, या हम कहें तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते थे। तो ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो वो यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होंगे, r कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ठीक। तो जैसे हमारे पास i, j, k कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते थे, ऐसे r, थीटा और फाई ये हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो इससे हमें क्या बात पता चली कि अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करना होता था, तो हमें किस फॉर्म में लिखते थे, उसे i, j और k की फॉर्म में लिखते थे। कैसे, जैसे मैंने कहा कोई एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक। पर यहां हमें अगर किसी वेक्टर को लिखना है या किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखना है, तो उसे किस फॉर्म में लिखना होगा, r कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। और वो कैसे लिखेंगे, तो वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि r कैप, थीटा कैप और फाई कैप में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे हमारे सामने चीजें आती हैं। तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाना है। तो अब हमारे पास जो मेन मोटिव है वो निकालना है कि r कैप, थीटा कैप, फाई कैप और i कैप, j कैप, k कैप, इनमें क्या रिलेशन आने वाला है, ठीक है। तो हम
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो, ये जो पॉइंट पी है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि पॉइंट पी असल में हम लोग इस बोर्ड पे मान लेते हैं और फिर ये समझ नहीं पाते कि आर साइन थीटा का जो ये आर का जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा वो यहाँ कैसे आया, यहाँ क्यों नहीं आया, यही कंफ्यूजन है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया पी, ये पॉइंट पी बोर्ड पे नहीं है, पॉइंट पी स्पेस में है और उस स्पेस में हमने क्या माना है, एक स्फीयर माना है, तो ये पॉइंट पी उस स्फीयर के सरफेस पे माना है। ठीक है, तो उस पॉइंट पी को मैंने जब ओरिजिन से ज्वाइन करा तो वेक्टर मिला आर, ये वेक्टर आर जेड एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, थीटा, तो इस आर का जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और इस आर का एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट क्या हो गया, आर साइन थीटा, जो एक्स एक्सिस से एंगल फाई बना रहा था। तो एक्स एक्सिस पे आर साइन थीटा का मैंने प्रोजेक्शन लिया, क्या हो गया, आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया तो क्या हो गया, आर साइन थीटा साइन फाई। तो अब मैं कहूँ एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड क्या है, आर कॉस थीटा। तो मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर क्या हो गया, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ठीक, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ इसमें आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लो। तो वेक्टर आर बराबर आर कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। क्लियर। अब इस आर को अगर मैं नीचे भेज दूं तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। अब देखो वेक्टर और डिवाइडेड में डिवाइड कैसे करा हमने, उसके मैग्नीट्यूड से। तो जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, बोल क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बन गया आर, मिल गया आर, यूनिट वेक्टर आर बराबर साइन थीटा कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो हमें आर यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक, ऐसे ही हम थीटा यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, फाई यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, पर इसे करने का एक और तरीका हो सकता था। कैसे, ये जो ये है ना, अगर मैं इसे क्वेश्चन 1 मानूं और मुझे क्या निकालना है, आर यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी मुझे मान लो आर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूं, जो यूनिट वेक्टर निकालना है उसी के रेस्पेक्ट में इसे पार्शियली डेरिवेटिव कर देता हूं। कैसे, जैसे मुझे आर